नमस्कार। हाल समाचार में आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की और ये है राजद्रोह। आईपीसी सेक्शन 124A अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। ये राजद्रोह का कानून क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन इससे पहले इसके बारे में ये जान लेते हैं कि आखिर राजद्रोह होता क्या है। देखिए, राजद्रोह यानी कि एक तरह से विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार के शब्द, संकेत या दृश्य प्रस्तुति, जैसे हम कोई भी यूट्यूब पे किसी तरह का वीडियो डाल रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा संकेत या कोई ऐसी अभिव्यक्ति जिससे लगे कि विधि द्वारा स्थापित सरकार को किसी प्रकार का खतरा है या उससे जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम है, प्रशासन है, उसके विरुद्ध कुछ ऐसा लिखा है जिससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता हो, तो इसको राजद्रोह में माना जाता है। हालांकि राजद्रोह की कोई संकीर्ण परिभाषा नहीं है, इसमें काफ़ी व्यापक चीज़ें शामिल की गई हैं और हाल फिलहाल में अब ये काफ़ी डिबेटेड भी हो चुका है। तो जानते हैं राजद्रोह आखिर भारत में कब आया और आज इसकी प्रासंगिकता कितनी है। दरअसल ये मुद्दा इस वजह से आजकल चर्चाओं में है। अभी थोड़े ही दिनों पहले बिहार की एक लोअर कोर्ट ने रामचंद्र गुहा जैसे एक प्रसिद्ध इतिहासकार और उनके साथ जो 49 लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दरअसल हुआ ये था कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री को एक शिकायती पत्र लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि जिस तरह से देश भर में मॉब लिंचिंग हो रही है, उससे कहीं न कहीं जो है देश की एकता के लिए ये खतरा है, देश की कानून व्यवस्था के लिए एक तरह से चुनौती है। तो कुछ लोगों ने याचिका डाली थी बिहार के लोअर कोर्ट में कि भैया इस तरह के मामलों से देश की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होती है। तो फिर इसी मामले पर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट ने जो है इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दरअसल राजद्रोह को जो है एक तरह से संज्ञेय अपराध माना जाता है, यानी कि ये एक तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसमें वारंट जारी नहीं किया जा सकता और इसके तहत जो है आजीवन कारावास, 3 साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ आंकड़े हैं उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि राजद्रोह या सेडिशन की वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ स्टडी बताती हैं, जैसे 2016 से 18 के बीच पिछले 2 साल में 179 केस इसके आए थे, तो उसमें से तकरीबन 2 में ही वो दोषी साबित हो सके, यानी कि 177 केस में बाकी के लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। दरअसल होता ये है कि इसमें किसी पर भी अगर आरोप लग जाता है तो आरोप लगने के बाद उस बंदे का जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और उसको बार बार कोर्ट में आना पड़ता है और जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसका पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज उसे लौटाए नहीं जाते, यहाँ तक कि उसे किसी सरकारी नौकरी में भी नियुक्त नहीं किया जाता। अब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं कि आखिर हमारे देश में ये देशद्रोह का कानून कब से आया और कितना ज़रूरी है। दरअसल अंग्रेज़ों के टाइम में हम जानते ही हैं किस तरह के हालात थे। उस टाइम 1837 में मैकॉले, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार भी माना जाता है, तो मैकॉले ही इस कानून को लेकर आया था, सेडिशन केस को। लेकिन हम जानते हैं कि 1860 में आईपीसी लागू की गई और 1860 में इस कानून को यानी कि 124A को जोड़ना जरूरी नहीं समझा। हुआ ये 1870 में सर जेम्स स्टीफन, इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कानून और व्यवस्था को लेकर। दरअसल उस टाइम पे हम जानते हैं कि तमाम तरह के आदिवासी और किसानों के आंदोलन होते रहते थे, बात बात में झगड़ा, क्रांतिकारी गतिविधियां, ये सब आम बातें थी। तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन सबसे निपटा कैसे जाए। और उसी टाइम सर जेम्स स्टीफन ने जो है 1870 में इसमें आईपीसी सेक्शन 124A को जोड़ा और इसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया था कि ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे कि सरकार की स्थिति के लिए खतरा उत्पन्न हो, सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो, उसे राजद्रोह की श्रेणी में माना जाए। मोटे तौर पर कुछ ऐसा ही था, इसको विस्तृत किया गया था। 1870 के बाद धीरे धीरे इसके दुरुपयोग होने शुरू हुए। अंग्रेज़ों के टाइम में इसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक था क्योंकि इसी आशय से इसको जोड़ा भी गया था।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करना उस समय कोई इस तरह का इनका जिम्मा था भी नहीं, और इन्हें एक तरह से निरंकुश सत्ता अपनी स्थापित करनी थी। तो ये जो सेडिशन का इन्होंने सेक्शन जोड़ा, ये इनके लिए काफ़ी अहम साबित हुआ इनकी सत्ता को यहाँ पे बनाए रखने के लिए। अब बाद में हम देखते हैं इसके दुरुपयोग कैसे हुए। 1897 के आसपास बाल गंगाधर तिलक, वो काफ़ी मुखर थे आज़ादी में, तो उन्होंने एक बार लोगों को संबोधित करते हुए कहीं पर अपनी एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था आज़ादी के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पॉइंट को पकड़ते हुए उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और उनसे कहा कि आपकी वजह से 2 अंग्रेज अधिकारियों की मौत होगी क्योंकि आपने पब्लिक को भड़काया। उसके बाद उन्हें एक बार और उन पर सेडिशन केस लगा, जब उन्होंने अपना जो उनका अखबार आता था केसरी, उसमें जो है उन्होंने कुछ इस तरह के लेख लिखे थे जिससे कि सरकार के खिलाफ उन्होंने जनता को एकजुट किया था। तो इस पर भी अंग्रेज़ों ने तुरंत एक्शन लिया, उन पर सेडिशन केस लगाया। ये जो अंग्रेज़ों के टाइम में इस तरह की बातें थी, ये होती रहती थी। लेकिन आज़ाद भारत में सबसे पहला जो राजद्रोह का केस दर्ज हुआ वो था बिहार राज्य में। केदार सिंह बनाम बिहार राज्य का एक केस था 1962 में हुआ। ये एक फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे केदार सिंह। तो इनके खिलाफ उस टाइम पे इस वजह से सेडिशन का केस लगाया गया कि भैया ये जो है जो उस टाइम की सरकार थी, उस टाइम की जो सत्ता थी, उसके खिलाफ कुछ इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं जिससे कि जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसको नुकसान होगा। हालांकि बाद में जब इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था तो पहली बार इस पर कोर्ट ने जो है अपना रुख स्पष्ट किया था और बताया था कि इस प्रकार से आप किसी की भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। राजद्रोह केस के नाम पर आप किसी को भी सरकार की आलोचना करने से नहीं रोक सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की आलोचना करना या प्रशासन की आलोचनात्मक टिप्पणियों को राजद्रोह की श्रेणियों में नहीं शामिल किया जाएगा। 2016 से 18 तक जब 179 केस दर्ज किए जाते हैं, उसमें से हम समझ सकते हैं केवल 2 को दोषी सिद्ध किया गया। तो इसकी वर्तमान प्रासंगिकता किस हद तक। तो ये तो थी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन हाल फिलहाल में ये कितना रिलेवेंट है और इसको चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए, इसको लेकर भी काफ़ी बहस तेज है। आईपीसी 124A यानी कि राजद्रोह के बहुत से पक्षधरों का मानना है कि इसे बनाए रखना चाहिए। आखिर इसके हिमायती ऐसा क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। दरअसल जो कहते हैं कि इसको बनाए रखना चाहिए, तो उनका ये तर्क है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हुए जो है कुछ लोगों को उकसाते हैं या अशांति या अव्यवस्था जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में राजद्रोह का कानून जो है इनको रोकने का काम करता है, क्योंकि देश के बहुत से राज्यों में माओवादी गतिविधियां होती हैं और ऐसे में राजद्रोह कानून के जरिए उनको साधा जा सकता है। और विविधताओं से भरा हुआ देश, यहाँ पर तमाम तरह की ऐसी चुनौतियां बनी रहती हैं। तो ऐसे में आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत उनको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन बहुत से इसके जो विरोधी हैं जिनका मानना है कि आईपीसी सेक्शन 124A या राजद्रोह को हटा दिया जाना चाहिए, तो वो ये तर्क देते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो सत्ताधारी दल होते हैं, वो इसका समय समय पर दुरुपयोग करते रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग मुखर होकर सरकार की आलोचना करें, सरकार की जो नकारात्मक गतिविधियां हैं उनके खिलाफ बोलें। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे निरंकुशता फैलेगी और जो है लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा नहीं बन पाएगी। तो बहुत से लोगों का यही कहना है कि राजद्रोह केस को हटा दिया जाना चाहिए और जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इसकी वर्तमान प्रासंगिकता उतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच विधि आयोग द्वारा जो अपने लंबे निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें कई बार विधि आयोग ने जो है राजद्रोह को लेकर अपना कोई स्पष्ट
वक्तव्य जारी नहीं किया था, लेकिन हाल फिलहाल में 2018 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी उसमें इसने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि अब वो समय आ गया है कि इसकी प्रासंगिकता पर विचार किया जाना चाहिए, इसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या किस सीमा तक इसको बनाए रखना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर अब विचार किया जाना चाहिए, ऐसा विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट में कहा गया। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि राजद्रोह या आईपीसी सेक्शन 124A को उस सीमा तक ही बनाए रखना चाहिए जिससे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को भी बनाए रखा जा सके और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हनन ना हो, यानी कि लोग सरकार की नकारात्मक गतिविधियों के खिलाफ मुखर होकर बोल भी सकें, आलोचनात्मक टिप्पणियां भी कर सकें, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है। यदि लोग मुखर होकर नहीं बोलेंगे, अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो एक तरह से लोकतंत्र के लिए उचित भी नहीं होगा। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अब ये जो राजद्रोह का केस है या 124A है, इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान संदर्भों में इसको किस सीमा तक बनाए रखना चाहिए या इसको हटा दिया जाना चाहिए, तो इसके संपूर्ण पहलुओं पर एक विस्तृत समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया जाना ठीक नहीं होगा। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता भी जरूरी है, लेकिन राष्ट्र से जुड़े हुए नागरिकों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि इन सब से ही कुल मिलाकर एक स्वस्थ, सशक्त और मजबूत लोकतंत्र की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा जा सकता है। तो आज के हमारे हाल समाचार में यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।